हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू एपिसोड। तो जैसे कि इसके लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था जियानजुंग, सीलिंग और वो मिनिस्टर तीनों के तीनों एक टेबल के नीचे छुपे हुए थे, जिस मोमेंट पर अचानक से ही स्टैचू उन लोगों के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से तीनों के तीनों डर कर पूरी तरह रफ्तार से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी स्टैचू ने दोबारा से हमला कर दिया था, जिससे कि सीलिंग और वो मिनिस्टर दोनों ही गिर जाते हैं। और चेंगजू भी यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक जगह फंस चुका था, क्योंकि उसके सामने मौजूद होता है वो स्टैचू जो कि पहले मॉन्स्टर था। लेकिन इस बार वो जा रहा था चेंगजू पर हमला करने के लिए। फिर वो स्टैचू को रोकने के लिए मास्टर तुरंत ही यूज करने लग जाते हैं अपनी फ्रीजिंग टेक्निक को, जिसकी वजह से उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है। और अब वो कुछ तिलिस्मान का यूज करते हैं और स्टैचू को जकड़ने के लिए। इस चीज में वह वाकई में कामयाब हो जाता है और मास्टर अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे जिसको ब्रेक करने के लिए। लेकिन स्टैचू के अंदर वो डिमोनिक पावर का भरी हुई थी, वो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे। इसकी वजह से मास्टर चेंजिंग से कहते हैं कि आखिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्द से भागो और अपनी जान बचाओ। लेकिन तभी चेंजिंग पास में पड़े हुए एक वेपन को उठाता है और उसको सीधे ले जाकर मार देता है उसी स्टैचू से। लेकिन उस डिमोनिक स्टैचू की शक्ति और उसकी बॉडी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से चिंगजिंग डूब जाकर गिरता है। साथ ही साथ उसका वेपन भी किसी भी काम नहीं आ रहा था, जिससे सीलिंग उसे बचाने के लिए खींचकर दूसरी तरफ ले जाती है। और तभी हम देखते हैं उसी स्टैचू को जिसकी मास्टर की शक्तियां उस पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो यूज करने लग जाते हैं अपनी डार्क एनर्जी को। और ये डार्क एनर्जी इतनी ज्यादा पोटेंट होती है कि वो सीधे ही जाके घेर लेती है मास्टर को, क्योंकि अब असल में वो डीमन स्पिरिट उस स्टैचू से निकलकर हावी होना चाहती थी मास्टर के ऊपर। और बाकी में ऐसा होने भी लग जाता है, जिससे कि शीलिंग तुरंत ही चिल्लाती है मास्टर, जो कि उसके जाल से बाहर निकलने के लिए। तब उसको होश आता है और मास्टर कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे दिमाग को हिलाकर, जो कि अपनी शक्तियों का यूज कर रहे थे यहाँ से निकलने के लिए। अब वो ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि तभी वो स्प्रिट निकल कर हावी होने लग जाती है माशे की पूरी बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से वो उसको फाइट बैक देता है। और यहाँ तक कि अपनी फाइव थंडर की स्ट्राइक को भी करते हैं। और ये फाइव थंडर की शक्तियां वाकई में काफी ज्यादा कमाल की थी, जिसकी मदद से उन्होंने हमला भी कर दिया था, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर एक काफी खतरनाक धमाका भी देखने को मिलता है। और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो डीमन का स्पीड पूरी तरीके से खत्म हो गया है। जो कि स्टैचू होता है उसके भी कई सारे टुकड़े हो चुके थे, वह भी टूटकर बिखर चुका था। तभी हमने अपने डिसाइपल से कहने लग जाते कि चिंता मत करो, बाहर आ जाओ, मैंने इसका काम तमाम कर दिया है, तुम लोग अब यहाँ की जगह साफ कर दो। लेकिन उसी मूवमेंट पर जैसे ही उसकी नजर जाती है उसके हाथ के ऊपर, तो उसका हाथ तो काफी बुरी तरीके से इन्फेक्ट हो चुका था इस ईवल पावर से, जिसकी वजह से बाद में ईवल पावर उसकी बॉडी के ऊपर भी हावी होना शुरू हो जाती है। मास्टर का शरीर अपने आप को बचाने के लिए तड़प रहा होता है, जैसे कि वो रैम की भीख मांग रहे हो। लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। इसी रूम के अंदर भरी हुई थी सैकड़ों स्पिरिट, जहाँ से काफी सारी स्पिरिट निकल जाती हैं। लेकिन जिससे मास्टर के ऊपर अपना कब्जा जमाया था वो अपने दोनों ही डिसाइपलों को देखता है, जिसकी वजह से सब समझ जाती है कि अब ये मास्टर नहीं रहा। इसलिए वो तुरंत ही कहने लग जाती है, जिंग जिंग, हम लोगों को यहाँ से बचकर भागना ही होगा। लेकिन इतनी आसानी के साथ में ऐसा कर पाना नामुमकिन था, क्योंकि मास्टर पूरी तरीके से इन्फेक्ट हो चुका था इवल पावर से। और वो इन दोनों के ऊपर यूज करता है अपनी फ्रीजिंग टेक्निक को, जिसकी वजह से ये लोग आगे नहीं बढ़ पाते। यहाँ तक कि उनसे तो इन दोनों की बॉडी से भी प्रोटेक्टिव तलिस्मान को ही बाहर निकाल लिया था। साथ ही साथ वो इन दोनों को अपनी तरफ खींच रहा होता है, जहाँ पर चेंजिंग आ जाता है चेंजिंग के सामने उसको बचाने के लिए। लेकिन इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि अब वो ये घुटनों के बल आकर बैठे आते हैं मास्टर के सामने। और मास्टर भी अपने डिसेबलों के ऊपर जरा सा भी रहम नहीं दिखाता, क्योंकि अब यहाँ पर जितनी भी इविल पावर घूम रही है और सभी की सभी जाने लग जाती है इन दोनों की बॉडीज के अंदर। मास्टर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बता पूरी तरीके से बन चुका वो डीमन। और वो यह कहने लग जाता है, मेरी कई सालों की खोज अब आखिरकार सफल होने वाली है, क्योंकि उसे आज इन दोनों की डिसाइपलों की जितनी भी परफेक्ट बॉडी कभी नहीं मिली। वह कहता है कि अगर मैं अभी भी इस मौके को गवा दूंगा तो मैं कभी भी वापस नहीं आ पाऊंगा। जो कि अब अपनी पूरी शक्तियों को लगाने लग जाता है इन दोनों की तरफ, इनको पजेस करने के लिए। इनकी बॉडी में इतनी ज्यादा खतरनाक स्पीड जाने लग जाती है कि यह चीज सच में इन लोगों की बॉडी को हर्ट कर रही होती है। लेकिन तभी हम सोलिंग को देखते हैं, वो अंदर भरी हुई होती है एक डिवाइन पावर, जिसको देखकर वो मास्टर कहता है कि लग जाए, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, आखिर तुम्हारे पास ये इटरनल स्पीड कहाँ से आ गई और कैसे आ गई। क्योंकि सीलिंग की बॉडी के अंदर छुपी हुई थी एक फोक्स की स्पीड, जो स्पीड मास्टर से टकराने को जाती है।
लेकिन वो उसको आसानी से रोक लेता है, जिससे हमले की वजह से फॉक्स बदल जाती है एक लिटिल फॉक्स में, जहाँ से तुरंत जाने लग जाती है एक दूसरी बॉडी के पास में, और वो पहुंच जाती है रेड टेल डीमन फॉक्स के पास में, जिसे एक अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर सील किया हुआ था तकरीबन 500 साल पहले। लेकिन अब आखिरकार उसके पास में एक नई स्पीड और नई शक्तियां भी आ चुकी थी, और यह जो आगे चलकर इस कहानी में कनेक्ट होगी, यहाँ पर अब वो मास्टर अपने दोनों डिसाइपलों को थोड़ा सा दूर फेंक देता है, और साथ ही साथ इनको पजेस करने के लिए वो यूज कर रहा था डीमनिक तिलिस्मान को। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे एक दोनों अनकॉन्शियस हो गए हों, और तभी फिर वो डीमन मास्टर पहुंच जाता है उस मिस्टिस्टर के पास में, और यह कहने लगता है तुम जिसे भागना चाहते हो, आखिरकार मैंने उस डीमन स्पिरिट को यहाँ से भगा ही दिया, अब जल्द से फर्श को साफ करो। जो बात सुनकर मिनिस्टर कहता है आप तो सच में काम के बंदे हो, आपने बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन तभी इसकी नजर पड़ती मास्टर के दोनों ही डिसाइपलों के अनकॉन्शियस हो गए हैं, जिससे कि वो मास्टर सफाई करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, वो मेरे डिसाइपल है, मैं उनको बाद में जाकर ठीक कर लूंगा। जैसे ही इन दोनों की बॉडी से डीमन पूरी तरीके से निकल जाएगी तो यह वापस से ठीक हो जाएंगे। मिनिस्टर कहता है कि मास्टर नहीं, आपकी शक्तियां तो वाकई में काफी ज्यादा लाजवाब है। लेकिन उसी मूवमेंट पर मास्टर के हाथ में एक आशा हो जाता है, वो इविल पावर द्वारा से उन पर हावी होने लग जाती है, और उनकी बॉडी को चीरते हुए एक डीमन बाहर आने लग जाता है। वो मास्टर की हालत को खराब कर रहा था, क्योंकि वो तो असल में मास्टर की जान के पीछे पड़ चुका था। वो उसकी बॉडी को पूरी तरीके से पजेस कर चुका था। मास्टर हेल्प के लिए चिल्लाते रहते हैं, लेकिन आखिरकार उनकी हेल्प करने वाला कौन हो, जिसकी वजह से वह तुरंत ही भागते हुए उससे पहले से ही बाहर आ जाते हैं, और साथ ही साथ हमें एक नया दिखाया जाता है उसी डिवाइन रिल्म का, जिसके अंदर एक नई शक्तियों का उदय हुआ था, और यह शक्ति फैलने लग जाती चारों तरफ। दूसरी तरफ वो डीमन मास्टर की बॉडी को चीरते हुए पूरी तरीके से आर पार हो गया था, जो कि इस बार अपना शिकार बनाने वाला होता है शीलिंग को। अभी हम लोग डिवाइन रिल्म से आती हुई उसी शक्तियों को देखते हैं, जो कि सीधे जाके इंटर कर जाते चेंजों की बॉडी में, तो चेंजिंगो को कुछ अलग ही मेमोरीज के अंदर ले जाती हैं। देखने में ऐसा लग रहा था कि चेंजिंग वो किसी अलग ही जगह पर पहुंच चुका है, और उसके सामने वही लेडी खड़ी हुई थी जिसे वो अपने विजन से देखता है, जो कि जंग चेंजिंग उसे कहती है कि जल्द से अपनी इस वर्ल्ड को तैयार करो। यहाँ पर अब हमें कई सारे डिसाइपलों को दिखाया जाता है, जो सभी के सभी अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे, और उन्हीं लोगों में सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है चेंजिंग को। वो अपनी विजन में जब देखता है, उसे पता लगता है कि चेंजिंग तो पहले भी जन्म ले चुका है। अब चेंजिंग अपनी इस वर्ल्ड के ऊपर बैठकर जा रहा था, और अपने ही मास्टर के पास में, तो उन्होंने उसके ऊपर इतना खतरनाक हमला कर दिया था कि चेंजिंग उससे बच नहीं पाता। यह शॉर्ट चेंजिंग के सीने के आर पार हो चुकी थी, और अब ये सारी की सारी मेमोरीज कनेक्ट हो चुकी थी प्रेजेंट टाइम के चेंजिंग के साथ में। अब यहाँ पर तुरंत ही उसकी आंखें खुल जाती हैं, वो अपने बगल में देख पाता है शिवलिंग के ऊपर अपने डीमन मास्टर को, जो कि शिवलिंग को खाने वाला था। लेकिन चेंजिंग ने केवल एक ही स्लेग के साथ में अपने मास्टर की गर्दन को काट कर अलग कर दिया, जिसकी वजह से उसके पास में रखा हुआ वो कॉपर कॉइन भी बाहर आ चुका था। अब चेंजिंग की बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा शक्तियां आ चुकी थी कि वो मास्टर को भी कहता है कि यह तो बहुत ही कमजोर था। चेंजिंग तभी कॉपर सिक्के को उठाता है और उसी से देखने लग जाता है यह चांद, और कहता है कि वाकई में इसी दुनिया में लोगों के सेम टू सेम नाम होंगे, क्योंकि चेंजिंग जो पिछले जन्म की स्पिरिट थी अब वो इसी बॉडी के अंदर आ चुकी थी। इसलिए वो सोच रहा था कि किस लेवल पर हूँ पावर्स, और साथ ही साथ तभी वो वहीं पर देख पाते शीलिंग को, जो कि अभी भी जिंदा हो तो थी, लेकिन वो बेहोश थी, जिससे कि वो उसे अपनी बाहों में उठाते ही उसे एक छोटे से स्पेल की मदद से ठीक भी कर देता है। इसकी आंखें खुलते हुए सब कुछ पहले देख पाती है अपने सीनियर ब्रदर को, जिसके पास अब कहानी आगे बढ़ती है, और हमें दिखाया जाता है रिलम के जंगलों को, जिसके अंदर हम लोग देख पाते हैं एक एमरुला को, लड़की जिसकी ऊपर तभी कुछ नकाबपोश हमला कर चुके थे, जिससे कि फिर वहां पर शुरू हो जाती है खतरनाक लेवल की फाइट। अभी हम देख पाते हैं लड़की का चेहरा तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन उसकी जो स्किल होती है वह इतनी ज्यादा कमाल की थी कि वो अकेले काफी सारे बंदों को मारती जा रही थी, और उनको हराते भी जा रही थी। यहाँ तक कि जिस मूवमेंट पर उसने आसमान में जाकर अपनी एक अम्ब्रेला टेक्निक को यूज किया, तो ये नया देखने में काफी ज्यादा शानदार लग रहा था, क्योंकि उसने इस अटैक की मदद से कई सारे बंदों को ढेर कर दिया था। इस लड़की की स्किल काफी ज्यादा कमाल की होती है, और वो उन बंदों को मारते हुए कहती है क्या तुम लोगों को केवल इतना ही आता है कि डिवाइन में होने के बाद भी तुम लोग इतनी ज्यादा कमजोर होंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिपाही कहता है जो कोई भी हमारी कंट्री को नुकसान पहुंचाएगा हम उसको जान से मार देंगे। उसे कहा जाता है कि तुम
जिस लेडी सेंजी के लिए जा रही हो वह तो ऑलरेडी मर चुकी है और इस लड़की का असल में नाम होता है जाओ सिंगर, जो कि होती है जाओ स्टेट की प्रिंसेस। जहाँ पर अब तभी और कई सारे बंदे आ जाते हैं और जाओ सिंगर के साथ में फाइट करने लग जाते हैं उसको रोकने के लिए। जिन लोगों की स्किल काफी ज्यादा कमाल की थी, लेकिन सिंगर के सर पर टिक पाने की लेकिन सिंग लेकिन सिंगर का यह जो एम्ब्रेला होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसकी केवल एक राउंड की मदद से आसपास काफी सारे लोगों के बम्बूस कट जाते हैं। सभी बंदे को रिलेबल तभी सभी बंदी को रिवील होता है कि यहाँ पर कुछ छुपा हुआ बैठा है, जिसके तुरंत बाद अब जिंगर आसमान में जाकर बॉम्ब उसको उठाकर दूर फेंकने लग जाती है उन बंदों को जान से मारने के लिए। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि मानो यह कोई बॉम्बूस प्रिंसेस हो, जिन लोगों को मारने के बाद एक बम्बू के ऊपर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मॉम, जिन लोगों की वजह से आपकी मौत हुई आपको कुछ भी भुगतना पड़ा, वो उनको चुन चुन कर मारूंगी। जिसके बाद अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और एक छोटे से घर के अंदर यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं चेंजिंग को, जो कि शिवलिंग के साथ में वापस आ चुका था और वो अपनी आंखों को खोलते हुए कहता है चेंजिंग। लेकिन शिवलिंग तो पिछली रात को ही अपनी आंखें से नजारा देख पाती है। वो अभी भी उसकी जेल में चल रहा था कि उसके दिमाग में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा था अपने मास्टर की यादें दिलाकर, इसलिए शिवलिंग चिल्लाती उठती है। अब वो देखने लगती है चेंजिंग को, जो कि पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। इसलिए वह कहती है कि आपको तो कहीं पर चोट नहीं आई है और हमारे मास्टर कहाँ पर गए। तो चेंजिंग बताता है उनकी मौत हो चुकी है। शीलिंग कहती है आप फिर आखिरकार हम लोग उनसे बड़े हादसे से कैसे बच पाए। तो चेंजिंग कहता है शायद ये हम लोगों की अच्छी किस्मत हो गई। चेंजिंग काफी देर से शिवलिंग के ऊपर एक मेडिसिन लेप लगा रहा था, अब उसको दे देता है, जिसे शिवलिंग तुरंत ही खिड़की के पास में जाकर बचे हुए वेस्ट को बाहर फेंक दिया था। लेकिन अब शिवलिंग के मन में काफी सारे सवाल जाग चुके थे, क्योंकि वो अपने सीनियर को वैसे नहीं देख रही थी जैसे कि पहले देखा करती थी। सावलिन कहती है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सामने आकर मेरी जान बचाने के लिए। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि आपने मेरे लिए क्या किया और मैं कितनी ज्यादा बेवकूफ थी कि मैं आपको हमेशा ही परेशान करती रहती हूँ। लेकिन अब ये चीजें चीजों के लिए तो मैटर ही नहीं करती, इसलिए वो उससे कहने लगता है पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बहुत सारी चीजों को भूल चुका हूँ अपनी जिंदगी को लेकर। इसी के साथ साथ पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में कुछ नई यादें भी आ चुकी। जो बात सुनकर सावलिंग उससे कहती है कि आखिरकार आपको क्या चीजें याद आ रही है। बताता है कि मैं देखता हूँ कि एक डिवाइन रैम को और मेरी मेंटर ने ही मुझे जान से मार दिया था। अब यह कब हुआ किस वक्त हुआ मुझे और कुछ पता नहीं। जैसे कि अब सावलिंग तभी उसके पास में आते और चेंजिंग अपने कॉपर कॉइन को दूर फेंकता है, तो कहता है कि हम हमेशा उसी खंजर से ही मारे जाते हैं जिसे हमने दिल के पास लगाया हो। जो बात सुनने के बाद चेंजिंग कहता है ये कि मुझे कभी हर्ट करोगी ना। तो चेंजिंग कहता है नहीं नहीं मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। फिर वो डरती हुई कहने लगती है कि सीनियर ब्रदर, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप पहले वाले नहीं रहे। पहले जो मैं आपको देखकर फील करती थी आप तो कोई तरीके से बदल चुके हो। चेंजिंग कहता है आप कोई क्योंकि मुझे अपना सीनियर बुलाया है तो मैं अभी भी तुम्हारा सीनियर हूँ। शिवलिंग कहती है कि नहीं मुझे पता है कि तुम वो नहीं हो। जैसे कि चेंजिंग उसके पास आने लग जाता और उसको बताता है कि एक कॉम्पस के बारे में जो छुपा कर रखे है, जिसके बारे में तो शिवलिंग को पता है और फिर चेंजिंग को पता है। यहाँ तक कि वो काफी सारी चीजों के बारे में बता रहा था, जैसे कि कोई चीज यहाँ पर मिलेगी और सबसे बड़ा राज उसके मास्टर का है, वो हमेशा ही अपना पैसा अपने बेड के नीचे रखते हैं। यह बात सुनकर तो सावलिंग भी चौंक जाती है। फिर चेंजिंग उससे कहने लग जाता है कि कम से कम अब तो तुम्हें मेरी बात पर भरोसा हो गया है ना। लेकिन तभी सावलिंग को चेंजिंग के ऊपर शक हो रहा था, इसी वजह से वो आगे कहने लग जाती है कि डिवाइन लैंड के बाहर मरे हुए लोग कभी भी रिकार्नेट नहीं हो सकते, लेकिन मैं तो रिकार्नेट होके जाओ स्टेट में जाऊंगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ऐसे कैसे हुआ, उसके पीछे का रीजन क्या होगा, क्योंकि जरूर से जाओ स्टेट में मेरे बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। फिर तभी वह सावलिन के पास आ जाता है, उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहता है लेकिन मैं हमेशा ही तुम्हारा सीनियर ब्रदर रहूंगा। जिसके तुरंत बाद ऊपर सावलिन को यकीन होने लग जाता है कि शायद यहाँ उसका ये सीनियर ब्रदर है। जिसके बाद हमें यहाँ पर नया दिखाया जाता है पैलेस का, जहाँ पर कुछ सिपाही लगे हुए होते हैं उन्हीं लोगों के सामने। तभी फिर आ जाती है झींगा, जिससे पहले यह लोग पहचान पाते हैं। कहते हैं कि तुम जो कोई भी हो वहीं रुक जाओ। यहाँ तक कि यह लोग उसके ऊपर हमला करने के लिए भी तैयार हो चुके थे, जिसकी वजह से जिंगर तुरंत ही अपना बैच दिखाती है। ये लोग समझ जाते हैं कि यह तो प्रिंसेस है, तो सभी बंदे अपना सिर झुका देते हैं और जिंगर आने जाने लग जाती है अपनी मॉम के रूम के अंदर, जिस जगह उसको बड़ी होकर बेरहमी के साथ में मारा गया था। जिंगर ने अपने घुटने टेक दिए तो वह कहती है कि हाँ मुझे माफ करना, मैं आपको बचाने के लिए ना आ सकी।
लेकिन जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हुआ, अगर मैं उसको ना मार सकी तो मेरा जीवन व्यर्थ है। तभी हम लोग शाओलिंग और जिनजिंग को देखते हैं, वो दोनों के दोनों अपने घर के अंदर होते हैं। शाओलिंग उससे कहने लग जाती है, इस सीनियर ब्रदर, मुझे लगता है कि हम लोगों को अपनी सिटी वापस जाना चाहिए, यहाँ पर हम लोग अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जी सकेंगे, क्योंकि यह जगह अब हमारे जीने लायक नहीं रही। जो बात सुन के चिंजू कहता है कि यह जाव स्टेट इतना ज्यादा अजीब है, क्योंकि भले ही लोगों की बॉडी खत्म हो चुकी हो, लेकिन उसकी स्पिरिट कहीं पर भी गायब नहीं होती। लेकिन यह भी बात सच है कि इसकी वजह से इंपीरियल सिटी के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए हैं। यह चीज हमें सिटी के अंदर होते हुए भी नजर आती है। चेंजिंग कहता है कि यह तो हम लोग जानते हैं कि डिवाइन लैम को छोड़ के और कहीं पर भी रिकार्नेट होना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर कोई अपनी स्पिरिचुअल पावर को ब्रेक थ्रू करके बाउंड्रीज को ब्रेक कर सकता है तो शायद कुछ ऐसा कर भी सकता है। साथ ही साथ हमें एक नया दिखाया जा रहा था, यह यंग जनरल वांग, जिसके पास में एक स्पिरिट आती है, उसकी जान को लेकर वापस से चली जाती है। इन सारी की सारी चीजों का पता चेजुंग तो घर पर बैठे ही चल चुका था। चिंजू कहता है हम लोग इतनी आसानी के साथ में नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी मुसीबत अब हमारे सामने आने वाली है। जिसके बाद हमें नया दिखाया जाता है स्टेट प्रिंसेस का, जो अपने बैकयार्ड में होते हैं और सभी उसके पास में पहुंच जाते हैं। चिंगर वो उसे दिखते ही शौक हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं, तुम्हें तो यहाँ से गए हुए 3 साल हो चुके हैं, मुझे बताओ बच्ची कैसी हो तुम। जो बात सुन के चिंगर उससे कहती है कि लगता है मास्टर आप काफी ज्यादा बदल चुके हो, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि आपको ये जो बाल हैं वो मुझसे ज्यादा चमकदार हुआ करते थे। रिप्रेजेंटेशन कहता है कि मैं पूरे के पूरे जावा स्टेट का ही रिप्रेजेंटर हूँ, और मुझे अब इस जावा स्टेट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभालनी पड़ती है। अब जावा स्टेट की उम्र बढ़ती है तो जाहिर सी बात है मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। जिंगर कहती है कि आज से 20 दिन पहले जब मेरी माँ को किया पैलेस के अंदर जान से मार दिया गया था, क्योंकि आप मुझे बता सकते हैं कि यह सब कुछ के बीते हुए आपने कुछ भी क्यों नहीं किया। आपकी मॉम को जान से मारने के लिए यहाँ पर विजार्ड को लाया गया था, और मैं इतना ज्यादा मजबूर हो चुका था कि मैं उस वक्त कुछ भी ना कर सका। जो बात सुन के जिंगर कहती है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सच में बूढ़े हो चुके हो, जिसको ये सही और गलत नजर नहीं आता, बल्कि नजर आती अपनी सत्ता। जिसके बाद हमें शेलिंग और जिंजिंग दोनों को ही दिखाया जाता है, जाओजिंग एल्डर के पास में होते हैं, और वह यह दरवाजा होता है जहाँ से ये लोग जाएंगे अपनी नॉर्मल सिटी के अंदर। मिनिस्टर जिंगजुंग से कहने लगा है कि क्योंकि तुम्हारे मास्टर मर चुके हैं, इसी वजह से ये पैसा लो और यहाँ से चले जाओ। वैसे भी चेंजुंग सेलिंग को लेकर कहने लगता है, लॉर्ड यांगसी, ये आज तक मुझ पर कुछ ज्यादा ही थके दिख रहे हो, जिससे कि लॉर्ड शैंग कहते हैं कि हमारी इम्पीरियल सिटी बहुत ही बड़े खतरे में है, इसलिए मुझे कुछ सिपाहियों को भेजा गया है ऐसी चीफ मास्टर को ढूंढने के लिए जो कि हमारी हेल्प कर सके। लेकिन तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं जब से कोई हमें सफलता नहीं मिल रही है। जो बात सुनकर चिंजू कहता है कि अब क्योंकि आपके पास में और कोई नहीं है, क्यों ना आप मुझे एक मौका दे। जो बात सुनकर लॉर्ड यंगसी कहते हैं कि यह तो तुम देख ही चुके हो कि तुम्हारे मास्टर का क्या हाल हुआ था, क्योंकि तुम बेकार में ही अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। जो बात सुन के चिंजुंग उससे कहता है, रात के 2 बजे कल मैंने सिटी के अंदर एक अजीब सी घटना होती हुई देखी। साथ ही साथ मैंने इस बात को भी जानता हूँ कि कल रात पैलेस के अंदर एक और पर्सन मारा गया। जो बात सुनकर लॉर्ड सोंग चौक हो जाते हैं, वो कहते हैं तुम्हें आखिर कैसे पता चला। ये तो मेरा राज है, लेकिन अगर मुझे मौका दे दिया तो मैं आपके सामने सब कुछ खोल दूंगा। जिससे फिर लॉर्ड सिंह उन दोनों को ही अपने साथ में ले जाने लगते हैं, और हमें वो नया दिखाया जाता है जहाँ पर यंग मास्टर वेंग को मारा गया था। चेंजुंग जब उसकी हेड को देखता है तो उसके ऊपर एक काफी अजीब साइन बना हुआ था। यह पांचवा ऐसा पर्सन है जिसको इन मेंशन के साथ में मारा गया है। चेंजिंग तभी लॉर्ड से कहने लग जाता है कि आप मुझे अच्छी तरीके से बताइए सिचुएशन में पैलेस के अंदर क्या हुआ था। तो लॉर्ड सिंह कहते हैं, मुझे केवल अपने काम पर ध्यान दो, बेकार के सवाल क्यों पूछ रहे हो। तो चिंग कहती है कि क्या होगा अगर आपको उसका अलग निशाना हो, आप निकले तो। यह बात सुनकर लॉर्ड सिंह भी डर जाते हैं, और यहाँ पर अब होने लगती है एक अजीब सी घटना, क्योंकि तभी धूल के कण मिलकर अब सामने आ जाता है मास्टर विजार्ड। लॉन्गसन कहता है कि मास्टर आप आके इस तरीके से यहाँ पर क्यों आ गए हो। तो विजार्ड कहता है, यंग जनरल व्यंग एक आकस्मिक मौत मारा गया है, मुझे इस बात का डर है शायद यह सब कुछ वही इविल स्पिरिट कर रही है, जैसे कि लॉर्ड सिंह कहता है, लेकिन मुझे अभी तक इस बात के पर एक सबूत भी नहीं मिले। तभी यंग जनरल बैंक की बॉडी को देखते हैं और वो सारी की सारी चीजों को एनालाइज करके उसकी बॉडी में आग भी लगा देते हैं। जो चीज देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यंग जनरल बैंक की पूरी बॉडी
तरीके से चलने लगी थी, जहाँ तक कि उसकी वजह से वो सभी के सभी लोग भी भागने लगते हैं। विजार्ड कहता है कि यह सब कुछ किया जा रहा है एक घोस्ट के द्वारा, जो कि वही घोस्ट होता है जिसका इस्तेमाल खुद विजार्ड ने किया था। यह कहता है कि आखिर यह सवाल वापस कैसे आया, जिसका इलाज करने के लिए अब सब कुछ पता करने के लिए विजार्ड तुरंत ही यहाँ से चला जाता है। पहले इसके अंदर यंग जनरल बैंक की बॉडी जल रही थी। यह लोग बरसती बूंदों में आकर बैठ चुके थे। लॉर्ड सिंह जी सभी के सभी शौक हो गए थे। तभी फिर वहां पर सीलिंग कहने लगती है कि आखिर ये विजार्ड कौन से घोस्ट के बारे में बात कर रहा था। जैसे कि लॉर्ड सिंह ने ये कहने लग जाते हैं कि ऐसे असल में एक लेजेंडरी डीमन वर्ड है। ऐसा कहा जाता है कि यह डीमन है, वो लाल पंखों वाली है और वो आती है माउंटेन से, जो कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाती है वर्लियन बर्ड गॉड के ब्लड की वजह से। जिस मूवमेंट पर हम लोग देख पाते हैं, आता हुआ देख पाते हैं जिंगर को। और लॉर्ड सिंह ये सोच रहा था कि इसका किस चीज के साथ में कोई कनेक्शन होगा। यहाँ पर तभी जिंगर आर्मी के साथ इन लोगों को कहने लग जाती है कि तुम सभी के सभी लोग आखिर यहाँ पर एकजुट होकर क्या कर रहे हो। वैसे ही बोलो अपने सामने से अपने चाटते हुए कहती है। यह नया देखकर शर्लिंग शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे पहचानती है कि कहने लग जाती है तो जाओ जिंगर है, एक ऐसी लेजेंड जो कि कई साल पहले यहाँ से जा चुकी थी, लेकिन अपनी स्टेज के ऊपर मुसीबत आने की वजह से इसका कमबैक होना। यह मतलब होगा कि इसकी नजरें पंखुड़ियों के समान है और इसका जितना ब्यूटीफुल है तो कोई भी नहीं। यहाँ तक कि उसके पिता एम्परर ने पूरा का पूरा कियान पैलेस इसी के लिए बनवाया था, जिस पैलेस की राजकुमारी हुआ करती थी चेंजिंग। यह भी कहा जाता है कि इनकी चीजें बेटी आज तक किसी की भी नहीं हुई। लेकिन यह बड़े ही दुख की बात है कि कुछ साल पहले एम्परर की मौत हो गई थी। इसके बाद फिर लेजी सिंह कभी पैलेस से बाहर नहीं आई। मानो ऐसा हुआ करता है जैसे कि उन्होंने अपने आप को कैद करके रख लिया हो। शीलिंग भी सोचते हुए कहती है आखिर कोई ऐसी लड़की जितनी ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती है। यहाँ तक कि चेंजुंग की भी नहर उसके ऊपर टिक जाती है। जंगा जब जनरल के पैलेस के अंदर पहुंचती है तब तक उसकी बॉडी राख में बदल चुकी थी। लॉर्ड सिंह कहते हैं कि प्रिंसेस आप सेफली वापस आ गई, इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए और क्या होगी। यह बात सुनकर जेनिंग कहती है कि आज से 20 दिन पहले हमारे पैलेस को घेर लिया गया था। लॉर्ड सिंह, क्या आप मुझे बताएं कि आप उस वक्त यहाँ पर थे। आपको तो ल्यूसियान यहाँ पर कई इसकी मिसाइलें दिया करते थे। लॉर्ड सिंह कहते हैं कि उस वक्त मैं मजबूर हुआ करता था कुछ कर पाने के लिए, तो बस कि जिंगर को गुस्सा आ रहा था क्योंकि हर कोई उसे यही सेम जवाब दे रहा था। लॉर्ड सिंह कहते हैं कि हमेशा से ही हमारा स्टेट वॉर में हारते हुए आ रहा था, जिसकी वजह से हमारा स्टेट बड़ी मुसीबतों के साथ अंदर पड़ चुका है। सभी लोगों ने यह सोचा था कि लेडी सेम बाहर आ जाएंगे और हम लोग कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन एम्परर के मरने के बाद कभी भी बाहर नहीं आई। जब लेडी सेम को उसके स्टेट की परवाह ही नहीं थी, फिर हम आखिर हम अपना लॉर्ड क्यों मानते। यह बात सुनकर जिंगर कहती है कि मेरी माँ अपने तरीके से को यूज कर रही थी जाओ स्टेट को बचाने के लिए। तो लॉर्ड सिंह कहते हैं लेकिन इसके बारे में मुझे पता था और ना ही किसी और को पता था। जिंगर कहती है कि जब तुम्हें सच्चाई पता ही नहीं तो फिर आखिर तुम्हें यह हक किसने दिया कि तूने मानना सही था। नहीं तो वासुन के लॉर्ड सिंह भी कहते हैं कि जब तुम्हें इतनी ज्यादा परवाह थी तो आखिर तुम इतने समय से कहाँ पर छुपे हुए थे। वो हंसते हुए कहते हैं तुम्हारी नहरों के सामने हमारा मेंशन बिखरता जा रहा था। तुम्हें पता होगा हमारी लड़ाई सबसे पहले जिन स्टेट के साथ हुआ करती थी, जिसे हराने की वजह से यहाँ तक हमें 10 सिटी को भी हारना पड़ा, जिसकी वजह से हमारे लाखों सिपाही चले गए। यही मौके का फायदा उठाया था रॉन्ग स्टेट से और उन लोगों ने भी हमें दबाया, हमारे राज्य को काफी सारे हिस्से को दबा लिया। क्या तुम्हें पता है यह सब कुछ कब से शुरू हुआ? आज से 3 साल पहले। और अब तुम आई हो यह साबित करने के लिए किसने सही किया और किसने गलत किया। लॉर्ड सिंह जैसे ही यहाँ से जाने लगते हैं तो जियान उससे कहते हैं मुझे यह बताओ कि मेरी माँ की बॉडी कहाँ पर है। तो लॉर्ड सिंह बताते हैं कि जिस दिन यह हादसा हुआ उसमें कोई भी नहीं बच सका। पहले से जो बात सुनकर जीनर को गुस्सा आ रहा था, लेकिन आखिर रिवर कर भी क्या सकती थी। जीनर कहती है लॉर्ड सिंह तुमने बहुत अच्छा काम किया है ऑफिशियल के यूनिफॉर्म पाने के लिए। जो बात सुनकर वो यहाँ से जाने लगते हैं और एक ने बार नजर डालती है जिंजुन के ऊपर, लेकिन लॉर्ड सिंह ये सब कुछ बताने अपनी नजरों में गिर चुके थे। वो जिंजुन से कहते हैं अब हमारे कहा मैं तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, अपना पैसा लाओ यहाँ से चले जाओ। जब बात सुनकर सीलिंग भी कहती है सीनियर हमें यहाँ से जाना ही होगा। इस मूवमेंट पर तभी फिर यहाँ पर एक बंदा भागते हुए आता है और चीनियों को पकड़ के उससे कहता है कि क्या हुआ। तुम एक स्टाइलिस्ट हो जो कि कोई और नहीं बल्कि असल में होता है प्रिंसेस जाओ, और इसका नाम जाओ सिंगिंग होता है। कई सारे लोगों से मिलकर जा चुका था लेकिन मुझे अभी तक सही इलाज नहीं मिल सका। मुझे बताओ जरा क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? क्या तुम मेरे साथ में चलने के लिए तैयार हो? लेकिन असल में उसकी बीवी मर चुकी होती है। वह सुनकर लॉर्ड सिंह ये कहने लग जाते कि हर कोई यह बात जानता है कि तुम्हारी बीवी का काम क्या करती थी। जाओ सिंगर
कहती है कि क्योंकि उसके बॉस वापस आ चुके हैं तो क्यों ना तुम उसके हवाले कर दो, लेकिन तभी चेंजुंग शीशी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। यह बात सुनकर अब वो चले जाते हैं शीशी के पैलेस के पास में, जहाँ पर ऑलरेडी एक बंदा मौजूद था जो कि एक मोटा टेस्ट होता है जिससे ज्यादा नॉलेज ही नहीं थी। वो शीशी की वाइफ से इस बंदे को बहुत बुरी तरीके से हालत में कर दी थी, जहाँ से फिर वह लोग पहुंच जाते उसी लेडी के सामने जिसका नाम होता है ट्यूनसुंग, और यह होती है प्रिंसेस जाओ की बीवी। ट्यूनसुंग कहती है कि तुम लोग क्यों दोबारा से परेशान करने के लिए आ गए हो। चिंजू जैसे ये अपने सामने चिंजू को देखते हुए कहती है यह तो टेस्ट मुझे काफी अच्छा लग रहा है, इसे देखना पता नहीं क्यों लेकिन मेरी नहरों से सुकून तो देता है। जैसे ही वो चिंजू तुरंत ही यहाँ पर अपनी सिक्कों को निकालता है, उसी का यूज करने लग जाता है टिनसुन के ऊपर, जिससे चिंजुंग अपनी शक्तियों को पारकर टिनजुंग को तरफ फेंक देता है। वो कहने लग रहा था अब शायद ये लड़की अच्छा फील करेगी, यहाँ तक कि टिनजुंग को तुरंत कहने लगती है कि हाँ मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। प्रिंसेस लोंगसोंग कहते हैं मुझे तो पता नहीं था कि मेरा इतनी आसानी के साथ में काम हो जाएगा। चिंजुंग कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। जिसका जवाब देते हुए चिंजुंग कहता है बस हम लोगों को यहाँ पर रुकने की इजाजत दे दो। जहाँ पर ये लोग रुक जाते हैं और रात के समय हमें दिखाया जाता है टिंजुंग उसके पास में चिंजुंग पहुंचकर वो सबसे पहले उसकी बॉडी को फ्रीज करता है, जिससे टिंजुंग चिंजुंग से कहने लगती है कि वैसे तुम इतनी रात में मेरे कमरे में क्यों क्या कर रहे हो। जैसे ही चुनजुंग उसे उसके बेड पर बिठाकर कहता है जल्द से मुझे अपना मास्टर के बारे में बता दो। चुनजुंग कहता है कि आज मैं उसको देखता है मुझे यह पता चला है कि पहले तुम्हारे बॉस हुआ करते थे। चुनजुंग कहती है कि वैसे तुम यह कुछ भी नहीं कर पाते पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन चुनजुंग कहता है अब क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें मुझे जाना पड़ेगा प्रिंसेस जाओ के पास में, और ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस बात का जो जानना चाहोगे तुमने आखिर बीमार होने का नाटक क्यों किया। फिर तुम मुझे ये बात बता दो कि तुम्हारी बॉस क्या करना चाहते हैं, जिससे सिंपल सी स्टोरी मुझे बता दो, गलती से भी कुछ छुपाने की कोशिश मत करना। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो ये एपिसोड आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो ये एपिसोड आपको पसंद आए तो प्लीज एक लाइक और एक कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।